What's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next part of your portion, that is the थर्ड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. इसमें हम गांधीयन फेज की बात करेंगे. 1917 से लेकर 1947 का हम टाइम पीरियड को देखेंगे. ये मूवी का थर्ड पार्ट है. On January 9, 1915, Gandhi returned from South Africa and he was worked as barrister. 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आया और इंडिया में आया. और ये साउथ अफ्रीका में एज ए बैरिस्टर का काम कर रहा था. और वहाँ पर कुछ रेशल डिस्क्रिमिनेशन हो गए थे, जो फिर इसको इंडिया वापस आना पड़ा. गांधीज सत्याग्रह वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका इनिशियली. गांधी जी का जो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो इनिशियली अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था. और ये क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी कब आया था अफ्रीका से, डेट याद होना चाहिए. और सबसे पहले सत्याग्रह जो इसका था, ये कहाँ से शुरू किया था. पहली बार उसने सत्याग्रह जो है इनिशिएट किया था कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में. द फर्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गांधी जी इन कांग्रेस सेशन वाज 1901. सबसे पहले पार्टिसिपेट जो किया था गांधी जी ने वो कांग्रेस सेशन 1901 में. अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा सेशन था जिस सेशन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में. आपको बोला 1901 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, जहां पर ठीक है कृष्णा गोखले जो था, इसने वहां पर क्या बोलते हैं उसको, इस सेशन का 1901 सेशन को जो था का सेशन का जो प्रेसिडेंट था वो गोखले था. और गांधी जी एज्यूम्ड गोखले एज आल्सो एज इज पॉलिटिकल गुरु. तो ये भी क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किसको एज ए पॉलिटिकल गुरु माना है. आपको बोलना है गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी. गोखले एस्टैब्लिश सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. गोपाल कृष्णा गोखले जिसको आप बोलते हो, इसने एक सोसाइटी बनाई है जिसको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में. एंड ही वांटेड टू एडमिट गांधी जी एज ए मेंबर. लेकिन ये चाहता था कि गांधी जी इसका मेंबर बने. बट अदर पार्टी मेंबर्स वर नॉट एग्रीड विद गांधीज ओपिनियन. लेकिन बाकी पार्टी मेंबर जो थे इस सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के, वो गांधी जी के ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहे थे. एज ए रिजल्ट उसके बाद क्या हुआ, गांधी वॉज नॉट एबल टू बी ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. तो गांधी जी फिर इस सोसाइटी का पार्ट नहीं बना. तो क्वेश्चन आपका बनेगा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का मेंबर गांधी जी था या नहीं था. आपको बोला गांधी जी नहीं था. ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को किसने बनाया, आपको बोलना है गोपाल कृष्ण गोखले ने. कब बनाया, 1905 में. गोपाल कृष्ण गोखले क्या था, आपको बोलना है ये पॉलिटिकल गुरु आप बोल सकते हो गांधी जी का. गांधी केम टू इंडिया इन ईयर 1915. इंडिया में आया ये 1915 में. बट हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स कैन बी ट्रेस्ड विद द चंपारण सत्याग्रह. तो एक्टिव पॉलिटिक्स जो है दैट इज वो कब से शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ था 1917 में. खेड़ा सत्याग्रह 1918 में एंड अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक 1918 में. इसलिए गांधीयन फेज को हम एक्चुअली 1917 से स्टार्ट करते, क्योंकि ये इंडिया में आया था 1915, लेकिन इसका फेज जो शुरू हुआ था वो 1917 से शुरू हुआ, फ्रॉम चंपारण सत्याग्रह. During the Gandhian period, the objective of Congress was the attainment of Swaraj by all legitimate means. जब गांधी जी आया था इंडिया में, उस टाइम इंडिया का गोल क्या था, स्वराज इनका गोल था. मेन ऑब्जेक्टिव जो था कांग्रेस का, दैट वाज स्वराज. ठीक है. गांधी जी एडवोकेटेड द एडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह. गांधी जी किस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा था, आपको बोलना है पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह. मीन्स लिटरली परसिस्टेंस इन ट्रूथ, जो ट्रूथ बेस्ड है, दैट इज नॉन वायलेंट, वायलेंस नहीं होना चाहिए. नॉन कॉपरेशन, हमें कॉपरेट नहीं करना है. किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट हमें नहीं करना है. इस बेसिस पे गांधी जी की आइडियोलॉजी थी. गांधी इमर्जेड एज द मोस्ट पॉपुलर एंड एक्सेप्टेबल फिगर इन द इंडियन पॉलिटिक्स. गांधी जी इमर्ज हुआ है एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप बोल सकते हो एक पॉपुलर फिगर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इसको कहा जाता है, बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन. क्योंकि ये मासेस को, ठीक है, लोगों को मोबिलाइज कर पा रहा था. अब एक एक करके देखेंगे हम. केक वाला मूवमेंट, इसको हम केक मूवमेंट बोलते हैं. केक मूवमेंट गांधी जी के पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा. ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है. ये 1917 में होता, ये 1918 में होता, ये भी 1918 में होता. तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है इसका क्रोनोलॉजी में. सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन बनता है, ओवरऑल क्वेश्चन बनता है. एक एक करके देखेंगे हम. व्हाट इज चंपारण सत्याग्रह. चंपारण सत्याग्रह क्या है ये समझेंगे. द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स इन चंपारण बिहार
ऑप्रेस्ड द इंडियन कल्टिवेटर्स मोस्ट सीवियरली। देखो, इंडिगो प्लांटर्स जो थे, ब्रिटिश के इंडिगो प्लांटर्स थे जो चंपारण में थे, बिहार में, ये क्या कर रहे थे, ये काफ़ी ज़्यादा आप ऑप्रेस कर रहे थे किनको, जो इंडियन कल्टिवेटर्स थे। ठीक है, तो जो कल्टिवेट कर रहे थे इस इंडिगो को, तो उन कल्टिवेटर्स को काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो ऑप्रेस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। ही फोर्स्ड द इंडियन फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड। ये फोर्स कर रहे थे कौन? ये इंडिगो प्लांटर्स जो थे ना, ठीक है, ये फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को और बोल रहे थे जो आपका लैंड जो है इसका 3/20 पार्ट जो है, उस 3/20 पार्ट पे आपको क्या करना है, आपको इंडिगो कल्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये फोर्सफुली उनको, जो नहीं चाहते थे इसको करना, अंडर विच अंडर विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स, जो ब्रिटिश प्लांटर्स के कंट्रोल में था। ठीक है, क्योंकि ये लैंड ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था और इसी लैंड में ये फार्मर्स को बोल रहे थे कि आपको यहाँ पर इंडिगो ग्रो करना है, फॉर विच इंडियन फार्मर्स वुड आल्सो पे रेंट और टैक्सेस। और एक तो इंडियन फार्मर्स जो है यहाँ पर इंडिगो ग्रो करेंगे 3/20 पार्ट में, और दूसरा उनको रेंट भी इस लैंड के ऊपर जब ये काम करेंगे, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का पार्ट था, ब्रिटिश प्लांटर्स का ये लैंड था, तो उनको यहाँ पर रेंट और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन था इंडियन फार्मर्स के ऊपर वर्क। ठीक है, बट इन द ईयर 1917 में क्या होता है, केमिकल डाई वॉज इन्वेंटेड इन जर्मनी। जर्मनी में एक डाई बनाई जाती है, उसको हमने केमिकल डाई का नाम दिया है। एंड आल्सो कंडीशन ऑफ हेमाइन ऑकवर्ड इन इंडिया। एक तो इंडिगो हमें ज़रूरत थी कहाँ पर, जो केमिकल डाई बनाई गई थी जर्मनी में, उसके लिए डिमांड थी कि हमें इंडिगो चाहिए। दूसरा, इंडिगो कल्टिवेट तो ठीक है करेंगे, चलो मान लिया करेंगे कल्टिवेट, लेकिन फेमाइन कंडीशंस हैं, तो फेमाइन में इंडिगो कल्टिवेट होगा नहीं। एक साइड से डिमांड भी है और दूसरे साइड से प्रोडक्शन भी नहीं हो रही है। सो द इंडिगो फार्मिंग एक्सपीरियंस ह्यूज लॉस। जो इंडिगो फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिला। क्यों? क्योंकि फेमाइंस आ गए थे। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश लिवाइड ए ह्यूज टैक्स अमाउंट ऑन इंडियन फार्मर्स एज ए कंपनसेशन ऑफ द लॉस। तो जब लॉस हुआ, उन्होंने इंडिगो कल्टिवेशन नहीं की। जब इंडिगो कल्टिवेशन नहीं की तो उनके ऊपर एक ह्यूज टैक्स लगाया गया। क्यों? क्योंकि जो भी लॉस हुआ था उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो ये किनको भरना पड़ा? ये फार्मर्स को भरना पड़ा। मुझे बोला क्या फार्मर्स इस बात से खुश होंगे? नहीं सर, बिल्कुल कहाँ खुश होंगे। गांधी वेंट टू चंपारण ऑन इंस्टेंस ऑफ राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला इनवाइट करता है गांधी जी को और बोल रहा है इसको, गांधी जी आप आ जाओ, चंपारण में कुछ इशू चल रहा है, इंडिगो प्लांटर जो है वो सप्रेस कर रहे हैं किनको, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फार्मर्स को बोल रहे हैं कि इंडिगो कल्टीवेशन करो। और फेमाइंस आ गए और उनको ऊपर रेंट लगाया गया है काफ़ी ज़्यादा, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और कल्टीवेशन भी नहीं हुई है। तो गांधी जी आता है राजकुमार शुक्ला के कहने पे, और ये राजकुमार शुक्ला कौन होता है? ये एक लोकल फार्मर होता है। एंड स्टार्टिंग मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ द ग्रीवेंसेज ऑफ द कल्टिवेटर्स। और जो भी शिकायतें होती है कल्टिवेटर्स की, ठीक है, जो कल्टिवेशन कर रहे थे फार्मर्स यहाँ के आप बोल सकते हो, तो उनकी ग्रीवेंस जो थी उनको जो है उनके ऊपर उन्होंने जानना शुरू किया। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण एंड ही डिनाइड एंड ही डिफाइड द ऑर्डर्स। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज जो थी, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आप यहाँ पर बोल सकते हो इंडिया के अंदर, उन्होंने गांधी जी को वार्निंग दी कि यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने उनके ऑर्डर्स को नहीं माना। फिर क्या हुआ? द गवर्नमेंट देन वाज फोर्स टू अपॉइंट ए कमेटी। फिर गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, गवर्नमेंट मजबूर हो गई, उसने एक कमेटी बिठाई है, इंक्वायरी कमेटी, ऑन विच, जिस कमेटी का मेंबर गांधी जी भी था। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है। लिंक करो चीज़ों को, पूरा इमेजिन करो आप उस सिचुएशन में हो, या आप गांधी जी हो, फिर आपको बोला गया है कि ऐसे ऐसे करने के लिए, और आप लोगों के सामने साथ साथ हो, और आप अब मीटिंग में आ गए हो। ठीक है, इस कमेटी के मेंबर आप बन गए हो। द ब्रिटिश प्लांटर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ गवर्नमेंट साइनड एन एग्रीमेंट ग्रांटिंग मोर कंपनसेशन एंड कंट्रोल ओवर फार्मिंग फॉर द पुअर फार्म्स ऑफ द रीजन एंड कैंसिलेशन ऑफ द रेवेन्यू हाइक्स एंड कलेक्शन अंटिल द फेमाइन एंडेड। तो इसमें क्या किया गया इस मीटिंग में जो है, ठीक है, एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट में ये बताया गया जो भी रेंट था फार्मर्स का, उस रेंट को क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है। जो भी आपका रेवेन्यू बढ़ाया गया था उसको भी कम किया गया है, और तब तक आपको ये कम देना पड़ेगा जब तक आपके फेमाइनस खत्म हो जाएंगे। दिस दस गांधी जी इमर्जेड सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन इन इंडिया। तो गांधी जी का ये पहला स्ट्रगल था, पहला सत्याग्रह था जो कि सक्सेसफुल हुआ। तो याद रखना, सबसे पहले सी जो है चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी की पहली सक्सेस थी
किन के अगेंस्ट, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट इन 1917। सम ऑफ द लीडर्स एसोसिएटेड विद गांधी जी इन दिस सत्याग्रह, कौन कौन से लीडर्स गांधी जी के साथ एसोसिएटेड थे इस सत्याग्रह के अंदर। जे बी कृपलानी का नाम आप याद रखोगे, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नारहारी पारेख। ये एक्चुअली क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी पूछे जाते हैं इन लीडर्स के ऊपर। मतलब जो मैं इस पीडीएफ में कंटेंट दे रहा हूँ, कोई पॉइंट नहीं है जो आप मिस कर सकते हो, हर एक पॉइंट एग्जाम में स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछा जाता है। बेस्ड ऑन दिस मूवमेंट, इस चंपारण मूवमेंट के बेसिस पे ए बुक नील दर्पण वाज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा। और ये जो मूवमेंट चल रहा था, इस मूवमेंट के बेसिस पे ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम रखा गया है नील दर्पण। और इसका ऑथर जो है, या किसने लिखी इस बुक को लिखा है दीन बंधु मित्रा। ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। उसके बाद एक और स्ट्राइक होती है जिसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक, यहाँ पर हम बात करेंगे। इन द ईयर 1917 1918 का साल चल रहा है। सीवियर फेमाइन कंडीशंस एंड प्लीग इफेक्टेड द इंडियन फार्मर्स एंड पीपल। ठीक है, तो 1917-18 में फेमाइन चल रहा था, यहाँ पर प्लीग फैल गया था, जिसकी वजह से इंडियन फार्मर्स और यहाँ के लोग भी क्या हो गए थे, अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर इफेक्ट हो गए थे इससे। सो इन अहमदाबाद में क्या था, मिल ओनर्स गिव बोनस टू द वर्कर्स एंड आस्क्ड देम टू रिटर्न द बोनस पार्शियली। और मिल ओनर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला, जो काम करने वाले थे उनको बोला, मिल वर्कर्स को, ओनर्स ने वर्कर्स को बोला कि आप काम पे आ जाओ, क्योंकि प्लीग था, बीमार थे लोग, ठीक है, फेमाइन्स थे। तो वर्कर्स को बोला अगर आप काम पे आ जाओगे हम आपको बोनस दे देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो उनको 100 रुपये दिन का काम का दे रहे थे, वो बोल रहे थे हम आपको 50 रुपये दे देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, 150 रुपये हम दे देंगे, और फिर इस बोनस को आप फिर हमें बाद में आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न करोगे विद टाइम के बाद। ठीक है, तो दैट एक किस्म की लालच दी गई थी वर्कर्स को काम पे आने के लिए। जैसे आप ऐसे सिचुएशन को समझो, कोविड-19 चल रहा है, सारी फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लेकिन जो फैक्ट्री का ओनर है वो चाहता है कि वर्कर्स आए काम पे, लेकिन वर्कर्स नहीं जा रहे, क्यों, कोविड-19 है। लेकिन वो वर्कर्स को बोल रहा है कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा अगर आप काम पे आ जाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो वही ऐसा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझो। तो यहाँ पर वर्कर जो होता है आते हैं काम के लिए। अब देखो होता क्या है, आफ्टर कंडीशन गॉट इम्प्रूव, लेकिन जब ये फेमाइन ये प्ली खत्म होता है, जैसे कोविड-19 जैसा खत्म हो गया, वर्कर्स डिमांड एक्सटेंशन ऑफ सैलरी। वर्कर्स बोल रहे हैं अब हमारी सैलरी बढ़ा दो। पहले इनकी सैलरी थी 100 रुपीज़, फिर उनको 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया था और 150 इनको मिल रहा था। किस टाइम पे, ये प्ली के टाइम पे, फेमाइन के टाइम पे। लेकिन जब फेमाइन कंडीशन खत्म हो गई थी, अब इनको जो सैलरी थी वो वही 100 रुपीज़ दिन में था। जो दिन में इनको मिल रहा था वो 100 रुपये, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये ही था। लेकिन अब वर्कर्स बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो है सैलरी जो है हमारी, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ। बट द मिल ओनर्स फॉर अगेंस्ट द डिमांड, लेकिन जो ओनर था उसने वो इस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो इन 1918 में क्या हुआ, गांधी जी इंटरवीन्ड इन ए डिस्प्यूट। गांधी जी ने इस डिस्प्यूट में इंटरवेंशन किया है। इसने इस आप बोल सकते हो इस ये जो डिमांड थी, ये जो डिस्प्यूट था, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया बिटवीन द वर्कर्स एंड द मिल ओनर्स। ठीक है, जो मिल ओनर्स और वर्कर्स के बीच में था। एंड ही टुक ए फास्ट अनटू डेथ टू फोर्स द कंप्रोमाइज, और इसने यहाँ पर फास्ट अनटू डेथ किया है। ठीक है, फास्ट किया है और इस कंप्रोमाइज को करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्रोमाइज होता है तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि सबसे पहला फास्ट जो था गांधी जी का, वो किस सत्याग्रह में हुआ है, आपको बोलना है। वो होता है हमारे पास अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह जो थी उसमें इसने किया है। फाइनली द मिल ओनर्स एग्री टू गिव, तो यहाँ पर मिल ओनर्स तैयार हो गए। ठीक है, 35% उन्होंने इनकी वेजेस को बढ़ाया। अगर ये 100 रुपये ले रहे थे, इनको 135% बढ़ा दो 100 का 35, तो दैट मीन्स 135 रुपीज़ इनको दिया गया था। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हो गया चंपारण, अहमदाबाद। अब खेड़ा की बात करेंगे। खेड़ा की बात करेंगे, खेड़ा गुजरात में है। 1918 में एक टेरेबल फेमाइन हैड स्ट्रक खेड़ा, एक फेमाइन आ गया, जबरदस्त वाला फेमाइन जो खेड़ा को हिट किया इसने। एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ गुजरात एंड वर्चुअली डिस्ट्रॉयड द एग्रेरियन इकोनॉमी, और जो लार्ज पार्ट था गुजरात का वो इफेक्ट हो गया इस फेमाइन से, और यहाँ की जो एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी वो खत्म हो गई थी लोगों को। द ब्रिटिश गवर्नमेंट insisted that the farmers not only pay full tax, तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फार्मर्स को बोला सिर्फ आपको टैक्स सिर्फ
फुल टैक्स, सिर्फ फुल टैक्स ही पे नहीं करना है आपको, बट ऑल्सो पे 23% इंक्रीज, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 23% देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपये टैक्स देना है, इवन कि यहाँ पर अब आपको 123 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा, तो 23% इंक्रीज किया गया टू टेक इफेक्ट दैट वेरी ईयर। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स को लॉस हो रहा था फेमाइन की वजह से, अब ये टैक्स के जरिए से इसको बराबर करना चाहते थे। बट द फार्मर्स डिमांडेड द एग्जम्पशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लेकिन फार्मर्स बोल रहे थे कि हम लैंड रेवेन्यू नहीं दे पाएंगे, ठीक है, ड्यू टू फेमाइन कंडीशंस। तो फार्मर्स का ये कहना था, लेकिन ब्रिटिशर्स हाइक बढ़ा रहे थे। गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल इंक्वायर्ड इनटू दिस मैटर। तो यहाँ पर गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल याद रखना किसके साथ एसोसिएटेड था, यहाँ पर आपको बोलना खेड़ा। दोनों ने इस मैटर में इंक्वायरी की है एंड फाइनली फाउंड दैट, और फाइनली ये पता चला एक्चुअल सफरर्स वर स्मॉल फार्मर्स, वाज स्मॉल फार्मर्स। तो एक्चुअल जो सफर कर रहे थे दैट वर द स्मॉल फार्मर्स, सो दे मस्ट गेट एग्जम्पशन। तो इनको यहाँ पर एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। द प्रोटेस्ट टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट डिसीजंस जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि हमें हाइक चाहिए, हमें लैंड रेवेन्यू के ऊपर हाइक चाहिए 23%। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन ए सत्याग्रह वाज कॉल्ड विच वाज इनिशिएटेड बाय मोहनलाल पांड्या। एक सत्याग्रह बिठाया गया है, और उस सत्याग्रह को इन शुरुआत किसने की, इस सत्याग्रह की मोहनलाल पांड्या ने, along with the support of गांधी जी का सपोर्ट था, वेला भाई पटेल का सपोर्ट था, ठीक है, अंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, इनका सपोर्ट था। ठीक है, हो गया ये वाला। उसके बाद द गवर्नमेंट फाइनली सॉट टू फोस्टर एन ऑनरेबल एग्रीमेंट फॉर बोथ पार्टीज। तो फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया है, फिर एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। द टैक्स फॉर द ईयर इन क्वेश्चन, जो टैक्स की बात की जा रही थी, जिस साल फेमाइन आ गया था, इस साल का जो टैक्स जो था, एंड द नेक्स्ट वुड बी सस्पेंडेड, और जो आने वाले टाइम का टैक्स था और इस साल का जो टैक्स था, इसको सस्पेंड किया गया। एंड द इंक्रीज इन रेट, और जो ये रेट्स बोल रहे थे हम हाइक करेंगे टैक्स को, इसको भी कम किया गया। और जो प्रॉपर्टी उन्होंने जब्त की थी ब्रिटिशर्स ने, उसको भी रिटर्न किया जाएगा। तो ये एक एग्रीमेंट हुआ फिर जो इसके बीच में हुआ है, ठीक है, गांधी और बाकी जो ब्रिटिशर्स थे। इसको हम खेड़ा सत्याग्रह बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। चंपारण पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, अहमदाबाद सेकंड था, लेकिन अहमदाबाद जो था ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक आप बोल सकते हो। फिर हमारे पास खेड़ा सत्याग्रह, हम थर्ड सत्याग्रह की बात करेंगे। क्लियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गांधी जी के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, 2 अक्टूबर इसका बर्थ होता है 1869 में, पोरबंदर गुजरात में देखने को मिल रहा है। फादर का नाम था करमचंद गांधी, इसलिए गांधी जी को बोला जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी पूरा नाम था, करमचंद इसके फादर का नाम था। मदर का नाम, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं किसी क्विज विज में कि गांधी जी के फादर का नाम क्या था, आपको बोला करमचंद गांधी। मदर का नाम था, आपको बोलना पतुली बाई, ठीक है, पतुली बाई। पॉलिटिकल गुरु जो था गोपाल कृष्णा गोखले, पहले मैंने बोला। लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी, गांधी किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस हुआ, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, लियो टॉलस्टॉय से काफी इन्फ्लुएंस हुआ। ये अच्छी बुक है, पढ़ लेनी चाहिए। अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन्स एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो फिर ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला भी रहा था, और ये इसने सीखा था थियोरियो एंड द गीता से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका था। इसलिए बोलते हैं एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ यही आप एजुकेशन हासिल नहीं करोगे जो आप बुक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें में पढ़ो, जो काफ़ी अच्छे अच्छे फिलोसफर्स हैं, जहाँ से आपको एक अच्छी खासी जो गाइडेंस जो है देखने को मिलेगी। और फिर गांधी की बुक पढ़ो, नेहरू की बुक पढ़ो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बुक आप पढ़ सकते हो। इसके लिटरेरी वर्क से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। हिंद स्वराज, इसने एक बुक लिखी थी, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये गांधी जी की है। और ये माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है ये ऑटोबायोग्राफी गांधी जी की है, और गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है। एक होती है बायोग्राफी जो कोई और लिखता है किसी और पर्सन के बारे में, ऑटोबायोग्राफी का मतलब जो इंसान खुद लिखता है अपने बारे में। एज एन एडिटर इंडियन ओपिनियन, ये किसका एडिटर था, इंडियन ओपिनियन का, हारिजन का, यंग इंडिया का। इन इंग्लिश एंड गुजराती नेम्ड नाउजीन, ठीक है, इंग्लिश में लिखा था इसने यंग इंडिया, और गुजराती में इसको नवजीवन, ठीक है, जीवन, ठीक है। नवजीवन का मतलब यंग होता है, आ रही बात समझ, यंग होना।
अदर नेम्स, बाकी नाम, इसका नाम है महात्मा। महात्मा का मतलब सेंट होता है। ये नाम इसको किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर को। देखो ये ऐसे नोट्स है जहां पर सारी चीजें आपको दी गई, आपको ढूंढना ही नहीं है कहीं पर। राष्ट्रपति भी इसका नाम दिया गया द फादर ऑफ नेशन। ये किसने इसको नाम दिया, ये फादर ऑफ नेशन? ये भी यहाँ पर जो है दिया गया है, ठीक है। और ये किसने दिया इसको? सुभाष चंद्र बोस ने। हम इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हारीपुर त्रिपुरी सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे। बट अभी यहाँ पर फादर ऑफ नेशन, ये जो जब क्या बोलते हैं, जापान में ये था, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस। फिर वहाँ से उसने रेडियो से बताया था, जिसको बोलते थे हम, ठीक है, जर्म एक रेडियो था, उस रेडियो के ज़रिए से जो डेली बेस पे ये एक सेशन लेता था, क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस। फिर इसने बोला था फादर ऑफ नेशन गांधी जी को, ठीक है। नंग फकीर और ट्रेटर फकीर, ये विंस्टन चर्चिल ने इसको नाम दिया था। यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है, यूएनओ डिक्लेयर्ड अक्टूबर 2 एज द इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। यूएनओ ने डिक्लेयर किया अक्टूबर 2 को नॉन वायलेंस डे। उसके बाद एक और सेक्शन हमारे पास, सत्याग्रह हमारे पास है, जिसको बोलते हैं एंटी सत्याग्रह। ये 1919 में देखो, 17, 18, 18, 19, CAK। और यहाँ पर क्या होता है, आर आप याद रखोगे, दैट मीन्स आर का मतलब होता है रोलेट सत्याग्रह होता है, ठीक है। एंटी रोलेट एक ला, देखो इन 1919 सिडेशन कमिटी हेडेड बाय जस्टिस रोलेट, एक कमिटी बिठाई जाती है जिसको बोलते हैं सिडेशन कमिटी। और इसको किसने हेड किया था? एक जस्टिस था जिसका नाम था जस्टिस रोलेट, इसलिए इसको रोलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। पास द एक्ट रोलेट एक्ट ऑन 18 मार्च, और इसने एक एक्ट पास किया है जिसमें बोला गया, जिसको बोला गया रोलेट एक्ट, और ये 18 मार्च 1919 में पास किया गया। whereby the wartime restrictions of civil rights were to be made permanent, जहां पर वार टाइम रिस्ट्रिक्शन जो थे उसको परमानेंट किया गया था, ठीक है। उस टाइम वार चल रहा था, आपको पता है 1814 में 1818 तक वार चल रहा था। जो वार टाइम रिस्ट्रिक्शंस थी सिविल राइट्स के ऊपर, ठीक है, वो लगाए गए थे। इसमें क्या किया गया था, सिस्टम ऑफ स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे। डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, आपको डिटेन किया जाएगा 2 साल के लिए, मैक्सिमम 2 साल के लिए। कोई ट्रायल आपका नहीं होगा, किसी कोर्ट में आपको लेकर नहीं जाएगा, आपको डिटेन किया जाएगा। ग्रेटर पुलिस पावर, पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिया गया इस लॉ के ज़रिए से, इस एक्ट के ज़रिए से, जिसको हमने ब्लैक लॉ के नाम से भी जाना जाता है या रोलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस एक्ट ऑथोराइजेज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इस एक्ट के ज़रिए से पावर दिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि आप एक पर्सन को जेल लेकर जा सकते हो, इम्प्रिजन कर सकते हो, कोई कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। जिसका कॉन्सेप्ट होता है हिबियस कॉर्पस, मतलब टू हैव ए बॉडी, ठीक है। अगर कोई पुलिस अरेस्ट करता है किसी पर्सन को, फिर कोर्ट के अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स आपको लेकर जाना पड़ता है। तो वो ये लॉ यहाँ पर खत्म किया गया, जिसको बोलते हैं हम राइट ऑफ हिबियस कॉर्पस, फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर रिट्स आपने पढ़ी होगी, आर्टिकल 32 जो बोल रहा है। द एक्ट ऑल्सो This act also enabled the government to suspend the right of habeas corpus, which had been the foundation of civil liberties in Britain. जो civil liberty था ब्रिटेन में, फाउंडेशन थी civil liberty की, लोग आज़ाद थे, ठीक है। लोग अगर अरेस्ट किया जाता था तो उनको कहाँ पर लेकर जाते? कोर्ट के सामने लेकर जाते। तो ये वहाँ पर हमें ब्रिटेन में देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर इसको सस्पेंड किया। टू डिसओबे दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट को डिसओबे करेगा, ठीक है, उसके ऊपर ये एक्ट्स लगाए जाएंगे, उसके ऊपर ये चार्ज लगाए जाएंगे, इस तरीके से उसको अरेस्ट किया जाएगा। टू डिसओबे दिस एक्ट गांधी फाउंडेड द, ठीक है, गांधी ने क्या किया है, इसने एक सत्याग्रह सभा शुरू की है, मतलब इसके अगेंस्ट, इस लॉ के अगेंस्ट एक सत्याग्रह सभा उसने बनाई, हुज मेंबर टुक ए प्लेज टू बायकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन गवर्नमेंट। जिनके मेंबर्स ने ये प्लेज लिया है, मतलब गांधी जी के साथ ये जो सत्याग्रह सभा जो बनाए, इनके मेंबर्स ने ये प्रॉमिस किया है कि हम बायकॉट और नॉन कोऑपरेट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इट वॉज द फर्स्ट कंट्री वाइज एजुटेशन बाय गांधी जी, ये गांधी जी का पहला कंट्री वाइज एजुटेशन था, पूरे कंट्री में ये हड़ताल था। क्योंकि अब देखो चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा जो हुआ था, ये कंट्री वाइड नहीं था, ये एक पर्टिकुलर जगह पर था। जैसे कि यहाँ पर देखो चंपारण बिहार में एक पर्टिकुलर जगह पे था, अहमदाबाद में, यहाँ पर खेड़ा में देखा था। तो यहाँ पर ये कंट्री वाइड नहीं था, पूरे कंट्री में नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो फर्स्ट कंट्री वाइड एजुटेशन जो था वो गांधी जी ने, किसको बोला जाता है इसको, खेड़ा, इसको सॉरी रोलेट एक्ट को, एंटी रोलेट एक्ट को कहा जाता है। एंड मार्केट द फाउंडेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की फाउंडेशन भी डाली गई। मार्च
अप्रैल के महीने में 1919 में द गवर्नमेंट विटनेस्ड रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकनिंग, यहाँ पर सॉरी कंट्री, द कंट्री विटनेस्ड, और पूरी कंट्री में एक पॉलिटिकल अवेकनिंग, लोग जाग गए, ठीक है। देयर वर हड़ताल हुए, स्ट्राइक्स लोग करते गए, प्रोसेशंस होने लगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस होने लगे। दिस ऑल इंडिया स्ट्राइक वाज प्रपोज टू बी ए पीसफुल, इस ऑल इंडिया स्ट्राइक को गांधी जी चाहता था कि ये पीसफुली हो जाए, बट दिस वाज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ए लॉट ऑफ वायलेंस वाज सीन इन सर्टन एरियाज ऑफ द कंट्री, मेनली इन पंजाब, लेकिन काफ़ी वायलेंस देखने को मिल रही है कुछ एरियाज में कंट्री के अंदर। मोस्टली अगर हम देखेंगे पंजाब में एक अच्छा खासा वायलेंस देखने को मिलता है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्रूटेड जनरल डायर इन अमृतसर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल डायर को रिक्रूट किया अमृतसर में। अमृतसर में आता है तो होता क्या है, 13 अप्रैल 1919 का टाइम आता है। ए लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड ऑन 13 अप्रैल 1919, बैसाखी डे होता है अमृतसर में। जलियांवाला बाग मासएकर होता है। जलियांवाला बाग में क्या होता है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों लोग प्रोटेस्ट करते हैं अमृतसर में? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर पॉपुलर लीडर। इनके दो इंपॉर्टेंट पॉपुलर लीडर्स थे, एक डॉक्टर सत्यापाल किचलू एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यापाल जो था, इनको अरेस्ट किया गया था। तो लोग अब उसके उनके अरेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन कहाँ पर? इस बाग के अंदर, ठीक है। और ये बाग कुछ इस तरीके से बनाया गया था। इसका सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट था, ठीक है। एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री आपको करना है, यहाँ से निकलना भी है। तो लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। उन्होंने गैदरिंग की थी। हुआ क्या था, जनरल डायल द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, जनरल डायर आया, ठीक है। जनरल डायर आ गया तो अपनी आर्मी को लेकर, ये देखो ये आर्मी लेकर आ गया। तो ये आ गया यहाँ पर, इसने एंट्री की और यहाँ पर अपने पुलिस फोर्स को, आर्मी फोर्स को रखा और खुद भी बैठा। जनरल डायर द मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर ऑर्डर्ड फॉर द इनफेमस मासएकर इन विच 2000 पीपल आर किल्ड, और यहाँ पर उसने डायरेक्ट फायर किया लोगों के ऊपर और लोग मरते गए और 2000 लोगों की डेथ हो गई। अब आगे देखो क्या होता है। आफ्टर दिस मासएकर, इस मासएकर के बाद क्या होता है, गांधी जी विथड्रू दिस मूवमेंट एंड कॉल्ड इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर। और क्योंकि गांधी जी किस बेस पे चला, सत्याग्रह के बेस पे, वो क्या चाहता था कि जो भी हम ये सत्याग्रह चला रहे हैं ये नॉन वायलेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सत्याग्रह का मतलब क्या था, ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। लेकिन यहाँ पर वायलेंस हुई तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को यहाँ पर ही रोका, विड्रॉ किया इस मूवमेंट को। और यहाँ पर गांधी जी ने इसी मूवमेंट को नाम बोला है हिमालयन ब्लंडर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस टाइम पे गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर का यूज़ किया, आपको बोलना है जब जलियांवाला बाग मासएकर हुआ है, उसी टाइम गांधी जी ने बोला ये मेरा हिमालयन ब्लंडर हो गया। टू इनक्वायरी टू इनटू दिस मासएकर, इस मासएकर में इंक्वायरी बिठाई गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की एक कमेटी जिसको बोलते हैं हंटर कमेटी। देखो ये हंटर कमेटी ऑफ 1919 है या 1920 के आसपास हुई है। एक हंटर कमेटी एजुकेशन के रिलेटेड है। जब आप ब्रिटिश एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, मैकुले माइन्यूट आप पढ़ोगे वुड्स डिस्पैच आप पढ़ोगे रेलिंग कमेटी आप पढ़ोगे, आप बहुत सारी कमेटीज उसमें पढ़ते हो। आप पढ़ते हो क्या बोलते हो उसको, मुस्लिम लाज के रिलेटेड, हिंदू लाज के रिलेटेड आप पढ़ोगे, क्या बोलते हो उसको, फोर्ट विलियम के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो जब एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे ना, क्रोनोलॉजी एजुकेशन की एक हिस्ट्री, कैसे कैसे एजुकेशन जो है इंडिया में जो है देखने को मिल रहा था, तो उसमें आप हंटर कमीशन आगे भी बात करोगे। बट यहाँ पर जो आपको इतना याद रखना है, ये हंटर कमीशन जो था ये था रिलेटेड टू द जलियांवाला बाग मासेकर। बट इन 1920 द कमिटी सेड दैट ओनली 379 पीपल वर डेड। लेकिन इस कमिटी ने गलत रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में ये लिखा सिर्फ 379 लोगों की डेथ हुई। लेटर ऑन, फिर बाद में पता चलता है दिस रिपोर्ट वाज कॉल्ड बाय गांधी जी एज एन ऑफिशियल वाइट वाश। इस रिपोर्ट को ही ऑफिशियल वाइट वाश दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑफिशियल वाइट वाश गांधी जी ने किस कमेटी को नाम दिया गया, किस कमेटी के रिपोर्ट को, हंटर कमेटी के रिपोर्ट को नाम दिया गया। गांधी जी ने किस ब्लंडर को बोला हिमालयन ब्लंडर, आपको बोलना जो जलियांवाला बाग मासएकर हुआ उसको। टू शो हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मासएकर, गांधी जी ने अब प्रोटेस्ट दिखाना शुरू किया इस मासएकर के अगेंस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्नड हिज नाइटहुड, इसको जो नाइटहुड ब्रिटिशर्स ने दिया उसने उसको वापस कर दिया। किसी को अगर कोई अवार्ड दिया जाता है ना, फॉर अगर कोई अवार्ड कोई आपको अवार्ड देगा, फिर अगर कुछ वो कांड करता है, आप बोलोगे नहीं मुझे अवार्ड की जरूरत ही नहीं है, इस आदमी ने मुझे अवार्ड दिया, मैं उसको अवार्ड वापस देता हूँ, इस कंपनी को अवार्ड में वापस देता हूँ। ऐसे समझो गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड ब्रिटिशर्स ने दिया था इसको वापस कर दिया 1940 में। देखो यहाँ पर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे ना, जनरल डायर की बात करोगे, जनरल डायर ने फायरिंग की थी, लेकिन उसको ऑर्डर जो दिया था वो मिचेल डायर ने दिया था। ये अलग दूसरा वाला डायर है, ठीक है, ये दूसरा डायर है, और डायर है ये। तो अब देखो
1919 में हुआ जलियांवाला बाग मासेकर, इसको लिंक आपको करना है 1940 में जाना है, 20 साल बाद क्या होता है। इसको जो ऑर्डर देता है जनरल डायर को, जो बोलता है कि आप जलियांवाला बाग मासेकर को जो हायर करता है उसको, ठीक है। ये हायर कौन करता है आपको ना, मिचेल डायर इसको हायर करता है। मिचेल डायर यहाँ पर था, ठीक है, और यहाँ पर ओवर डायर की में 1919, और इस 1949 में मिचेल डायर को फिर इसको मर्डर किया जाता है। कौन मर्डर करता है, सरदार उधम सिंह, ये आई थिंक भगत सिंह का अंकल होता था। ये मर्डर करता है मिचेल ओडायर को इंग्लैंड के अंदर, एंड गिव ऑर्डर्स टू जलियांवाला बाग मैसेकर। हु गिव ऑर्डर, जिसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर को। तो ऑर्डर इसने दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर का, और किया किसने था, जनरल डायर ने, वो जो अभी वाला डायर था ऊपर। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से आपको कहानी को आगे लेकर जाना है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि इसको पार्ट्स में पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। खिलाफत मूवमेंट को हम इसको लेकर चलेंगे, फिर 1919 आगे चलेंगे, और फिर हम कहाँ तक ख़त्म करेंगे, ऑलमोस्ट 1930 तक हम जाएंगे, ठीक है, 30 तक यहाँ पर हम जाएंगे, नेहरू रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। नेहरू रिपोर्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। सेशन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, यस सर हमें बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। सेशन को देखो, बहुत फ़ायदा होगा आपको इसमें से। कंटेंट एक जगह पर सारा मिल रहा है, समझ भी आ रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा लो, क्योंकि आपको नहीं पता JK SSB कभी 4-5 क्वेश्चंस भी देगा लाइन में, तो उसमें गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।